वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी 2010 की, जो कि हमारा नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक है। इसमें क्या है, हमारा एनसीईआरटी 2010 है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, तो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसके द्वारा क्या हुआ, समय समय पर विभिन्न नीतियाँ बनाकर शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। इसके द्वारा क्या था, विभिन्न नीतियाँ बनाई गई जिनके द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था। पूर्व में अनुच्छेद 45 में क्या था, भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण हेतु 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है। जो हमारा अनुच्छेद 45 है हमारे जो भारतीय संविधान में, उसमें क्या किया था गया था, जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हेतु जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। अब आता हमारा अनुच्छेद 21, जो हमारा अनुच्छेद 21 का कहा है, इसमें क्या था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अनुच्छेद 45 में क्या किया गया, सबको सार्वभौमिकरण के 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन जो अनुच्छेद हमारे 21 है, उसके काम में क्या था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया था। अब जो हमारा एनसीईआरटी 2010 है, वो क्या है, एनसीईआरटी 2005 और आरटी 2009, इन दोनों को मिला के ही इन दोनों की जो कमियां रहेंगी उनको पूरा करने के लिए हमारा क्या बना, एनसीईआरटी ही 2010 की स्थापना हुई थी। अब इसकी जो फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसमें अध्यापक शिक्षा से क्या मतलब है हमारा, तो अध्यापक शिक्षा का अर्थ क्या है हमारा, अध्यापक से अभिप्राय भावी व वर्तमान अध्यापकों के सर्वांगीण विकास से है। अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम अध्यापकों तथा सेवारत अध्यापकों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, व्यवसायिक एवं मतलब जो अध्यापक शिक्षा है उससे अभिप्राय क्या है हमारा, जो भावी और वर्तमान अध्यापक हैं उनके क्या सर्वांगीण विकास से। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा, तो क्या है इसमें, विकास करें। हमें पाठ्यक्रम को विस्तृत करने के लिए ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने की ज़रूरत है। जो हमारा पाठ्यक्रम है, इसको अगर हमें विस्तृत करना है तो क्या है, हमें ज्ञान के विभिन्न पहलुओं की ज़रूरत पड़ेगी। अब है हमारा एनसीईआरटी 2010 की क्या है हमारी आवश्यकता एवं महत्व पड़ी क्यों हमारी शिक्षण प्रक्रिया में, तो क्या है, नंबर पहला हमारा शिक्षा का सार्वभौमिकरण। जो हमारा शिक्षा है उसके सार्वभौमिकरण के लिए एनसीईआरटी 2000 की आवश्यकता पड़ी हमको। तो इसमें क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2010 की आवश्यकता अनुभव की गई थी। इस पाठ्यक्रम में क्या था, शिक्षक के अंदर उन सभी योग्यताओं को विकसित करने का प्रावधान है जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देती। मतलब जो हमारा सार्वभौमिकरण है शिक्षा का, उसका क्या पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक 2010 की आवश्यकता अनुभव की गई थी इसके सार्वभौमिकरण के लिए शिक्षा के। तो क्या है, शिक्षक के अंदर उन सभी योग्यताओं को विकसित करने का प्रावधान दिया गया जो हमारे शिक्षा को सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है, हमारी शिक्षा को सार्वभौमिकरण बनाने का प्रयास करती है। दूसरा हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षण। वर्तमान समय में क्या है, सरकार का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। जो हमारा अनुच्छेद 45 है उसमें भी बताया गया था हमारा सार्वभौमिकरण के लिए कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किया गया, या फिर 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज पे पहला क्या था हमारा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दूसरा क्या था हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तीसरा क्या है हमारा परिवर्तित समाज के लिए। जो हमारा समाज है वो क्या रहा है, दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, या फिर फॉर द चेंजिंग ऑफ सोसाइटी। क्या है, वर्तमान समय में समाज की आवश्यकता नवीन पाठ्यक्रम संरचना की ओर संकेत कर रही। जो हमारा वर्तमान समय में समाज है वो क्या नवीन पाठ्यक्रम की ओर संकेत कर रही है, क्योंकि वर्तमान समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव चारों ओर देखा जा रहा है। जो हमारा वर्तमान समाज है उसमें क्या विज्ञान की मांग अधिक से अधिक है। तो क्या है, हमारे परिवर्तित समाज के लिए भी क्या हमारा एनसीईआरटी 2010 की आवश्यकता पड़ी थी हमको। फिर है हमारा शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए। जो हमारा क्या था, पहले लोगों में भेदभाव किया जाता जाति, लिंग, धर्म के आधार पर, उसको क्या शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए भी एनसीईआरटी 2010 की मांग की गई। तो क्या है, समानता अनेक बालिकाएं लिंग भेद के कारण विद्यालय तक नहीं पहुंच पाती तथा कुछ बालक विद्यालय अपेक्षाओं के कारण भी विद्यालय छोड़ देते थे। पहले क्या हुआ करता था, जो लिंग भेद के कारण या जाति धर्म के कारण कुछ लोगों को क्या असमानता दी जाती शैक्षिक क्षेत्र में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, हमें सबको लिंग भेद के कारण उनमें फर्क नहीं किया जाता, सबको समानता का अवसर प्राप्त होता है।
फिर है हमारा शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, या फिर शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए। जो हमारी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया या सीखने सिखाने की प्रक्रिया, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी में क्या आत्मीय व्यवहार उत्पन्न हो, उनके बीच आत्मीय व्यवहार उत्पन्न हो और दोनों के बीच क्या हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। फिर है हमारा छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए। छात्रों में क्या है, अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए भी शिक्षकों का निरीक्षण के विकास के लिए भी, और क्या है, शिक्षकों के निरीक्षण के लिए भी एनसीईआरटी 2010 की स्थापना की गई। पहला क्या था हमारा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दूसरा क्या था हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तीसरा था हमारा परिवर्तित समाज के लिए, चौथा क्या था हमारी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावशीलता बनाने के लिए, छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्मनिरपेक्षता, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोशियोलिज्म। क्या है, धर्मनिरपेक्षता। पहला हमारा क्या हो गया था एनसीईआरटी 2010, दूसरा हमारा क्या है धर्मनिरपेक्षता। अब क्या है, जो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज जेकब हॉलीडेक। इनका नाम क्या है, जॉर्ज जेकब हॉलीडेक ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इनके द्वारा कब किया गया था, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में जॉर्ज जेकब हॉलीडेक ने इस शब्द का प्रयोग किया था। उसने लैटिन भाषा के शब्द स्कॉलियम से लिया गया था। उन्होंने क्या कहा था, जो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, यह वर्तमान स्थिति, जो हमारी प्रेजेंट में स्थिति है उसकी बात की कि यह वर्तमान स्थिति। सबसे पहले इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी में किसने किया, जॉर्ज जेकब हॉलीडेक ने, जो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, यह वर्तमान स्थिति। अब हमारा जो भारत है वो क्या है, एक बहुधर्मी, बहुभाषा एवं बहुसंस्कृति वाला देश है। जो हमारा भारत है उसमें क्या बहुत सारे धर्म और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं। लोकतंत्र यहाँ की क्या है, हमारी शासन प्रणाली है। अब जो हमारे राधा कृष्ण के अनुसार, एक थे डॉक्टर राधा कृष्ण, उन्होंने कहा है, मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है। इसका अर्थ है हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें। हमारा राज्य किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। जो हमारे क्या थे, राधा कृष्ण थे, उन्होंने कहा मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारा धर्म क्या है, या फिर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकवाद नहीं है। इसका अर्थ है हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें। जो हमारा राज्य है किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जो हमारा राज्य है उसमें क्या है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी प्रकार महात्मा गांधी हैं, इन्होंने कहा है धर्मनिरपेक्षता के लिए कि हम सभी धर्मों को समान आदर प्रदान करें। जो हमारे सभी धर्म है उनको समान रूप से आदर प्रदान करें, जितना अपने धर्म के लिए कर रहे हैं उतना दूसरों के लिए। अर्थात हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखें। जो हमारा क्या है कर्तव्य है, हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखें। ठीक, तो क्या था हमारा, ये लैटिन वर्ड से लिया गया था, जिसका क्या अर्थ था, यह वर्तमान स्थिति। अब हमारा भारत क्या है, बहुधर्मी, बहुसंस्कृति और बहुभाषा वाला देश है। फिर क्या, राधा कृष्ण ने अपना स्टेटमेंट दिया इसके लिए कि मैं अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो नास्तिकवाद नहीं है। इसका अर्थ है हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें। हमारा राज्य किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। अर्थात हमारे राज्य में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और सब आपस में जुड़कर ही समान भावना से रहना चाहिए। फिर क्या हमारा महात्मा गांधी के अनुसार, उन्होंने कहा हमें सभी धर्मों को आदर करना चाहिए, हम सब धर्म समभाव में आस्था रखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। अब आती है इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्मनिरपेक्षता। क्या है हमारा धार्मिकता का ह्रास। पहला इसकी विशेषता क्या है हमारा, धार्मिकता का ह्रास। दूसरा क्या है हमारा, बुद्धिवाद का महत्व। तीसरा है हमारा विभेदीकरण। चौथा है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहला हमारा धार्मिकता का ह्रास, बुद्धिवाद का महत्व, विभेदीकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब क्या इसको धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं हमारे, तो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला क्या है, हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जो हमारी मॉडर्न शिक्षा प्रणाली है वो क्या करती है, हमारी धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करती है। दूसरा है हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वो भी हमारे धर्मनिरपेक्षता को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तीसरा है हमारा राजनीतिक दल। फिर है हमारा धार्मिक भिन्नता।
फिर है हमारा हिंदू धर्म में व्यापक रूढ़िवादिता। पहले हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सामाजिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक दल, धार्मिक भिन्नता, हिंदू धर्म में व्यापक रूढ़िवादिता। इनको एक्सप्लेन इसी नहीं करें क्योंकि इसका शॉर्ट नोट आता है, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर क्या है हमारा भारत में धर्मनिरपेक्षता के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो हमारा जो शिक्षा आयोग है जो कब आया था 1964 से 66 में, इसने भी इसी प्रकार की क्या है धर्म शिक्षा के संबंध में लिखते हुए कहा है। जो हमारा शिक्षा आयोग आया 1964 से 1966 में, इसने क्या कहा था कि हमारा सुझाव है कि प्रत्येक प्रमुख धर्म से संबंधित जानकारी को हमें पाठ्य वितरण में रखा जाए। जो हमारी सभी धर्म से संबंधित जानकारियां हैं उनको हमको अपनी पाठ्य वितरण या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में कहीं ना कहीं सम्मिलित करना चाहिए। कि है धर्मनिरपेक्षता के विकास में जो भारतीय विद्यालय हैं वो निम्न भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। जैसे कैसे, नंबर 1 बहुमुखी पाठ्यक्रम बनाकर या फिर पाठ्यसहगामी क्रियाओं के द्वारा। तीसरा विज्ञान शिक्षण पर बल देकर। चौथा विज्ञान शिक्षक। पांचवा क्या है हमारा